बच्चों ये जो चैप्टर है आपके माइंड में आता होगा कि इंडिया की हिस्ट्री इतनी वास्ट है पर फिर भी हम लोग यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट्स है जहाँ से हमें सीखना है। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं और कहीं ना कहीं जो इस यूरोप में हो रहा है उससे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट होगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? इंडिया के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री भी इस हिस्ट्री से रिलेट होती है। इज इट क्लियर? चलो, तो बच्चों क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ, राइट? पर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बच्चों यहाँ पर ना एक पेंटिंग है। जब आप ये एनसीईआरटी ओपन करते हो तो एनसीईआरटी में एक पेंटिंग आती है जिसके ऊपर पहले बहुत बार 5 मार्क क्वेश्चंस बने थे, एंड अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड में ये 5 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा, राइट? ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये पेंटिंग यस, ये पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरोयू ने, और ईयर वाज 1848। ये पेंटिंग बच्चों दिखाती है एक विजन, जिस विजन को हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज यूटोपियन विजन? एनीवन? कनफ? वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग, सिट डाउन। तो कैसे हो बच्चों? Okay, so before starting the session, let me introduce myself. So I'm Supanjita and I'm your SST teacher, and today I'll be teaching history and the chapter 1 of our history, the most interesting chapter, right? ऐसा ही है? Yes. तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। Are you all ready? Yes. पक्का? Yes. चलो तो स्टार्ट करें इस सेशन को। yes. बच्चों ये जो चैप्टर है आपके माइंड में आता होगा कि इंडिया की हिस्ट्री इतनी वास्ट है पर फिर भी हम लोग यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट्स है जहाँ से हमें सीखना है। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं और कहीं ना कहीं जो इस यूरोप में हो रहा है उससे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट होगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? इंडिया के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री भी इस हिस्ट्री से रिलेट होती है। इज इट क्लियर? चलो, तो बच्चों क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ, राइट? पर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बच्चों यहाँ पर ना एक पेंटिंग है। जब आप ये एनसीईआरटी ओपन करते हो तो एनसीईआरटी में एक पेंटिंग आती है जिसके ऊपर पहले बहुत बार 5 मार्क क्वेश्चंस बने थे, एंड अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड में ये 5 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा, राइट? ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये पेंटिंग यस, ये पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरोयू ने, और ईयर वाज 1848। ये पेंटिंग बच्चों दिखाती है एक विजन, जिस विजन को हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज यूटोपियन विजन? एनीवन? कनफ? मैम नहीं, बस ऐसे। मैम एक ऐसा विजन जो एक्चुअली पॉसिबल ना, मतलब सिर्फ विजन में हो। ओके, जया पास करना। यस एग्जैक्टली, कोई भी चीज बच्चों ऐसी, यूटोपिया का मतलब होता है जो इतना परफेक्ट लगे कि उसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जिसके ऊपर 5 मार्क क्वेश्चन है। इसको याद करना या फिर समझने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जीसस है, एंजल है, बेसिकली गॉड को सिंबलाइज कर रहा है। नीचे हम आते हैं तो हमें बहुत सारी कंट्रीज लाइन में दिख रही हैं विद डिफरेंट फ्लैग्स। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे नीचे ना मोनार्की के जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी उसको रिप्रेजेंट करती हैं चीजें, वो यहाँ पे शटर्ड पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमारी एक स्टैचू है। क्या है ये? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हैंड्स अगर ऑक्यूपाइड है तो वो कैसे ऑक्यूपाइड है? एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में एक चार्टर है। जो टॉर्च है वो एनलाइटमेंट को दिखाती है और जो चार्टर है उस पर कुछ राइट्स लिखे हुए हैं, और धीरे धीरे उसको कुछ कंट्रीज पास कर रही हैं। जो सबसे पहली कंट्री इसको पास कर रही है उसका नाम क्या है? फ्रांस। उसको फॉलो कर रही है जर्मनी। शायद ये अभी आपके लिए बहुत न्यू लग रहा होगा कि फ्रांस के पीछे जर्मनी, बट बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा कि फ्रांस के पीछे जर्मनी क्यों जा रहा है। समझ में आया? यहाँ पे बच्चों इक्वालिटी भी दिखाई गई है कि हर सिटीजन, चाहे वो वुमेन है, चिल्ड्रन है, मैन है, सब एक साथ है। चलो, ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे इस पेंटिंग का। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि हमारा 5 मार्क क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसके आंसर क्या रहेंगे। सो हमारा क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज मेड बाय फ्रेडरिक सोरोयू इन 1848।
समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा? अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या लिखा है बच्चे, डिपिक्शन ऑफ लिबर्टी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बताया है एंड उसमें कुछ चीजें यूज की हैं कि बहुत सारी कंट्रीज मूव कर रही हैं इसकी तरफ, जो भी इसको क्रॉस कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, सिंबलाइज करता है लिबर्टी को, और साथ ही साथ उनके एक हाथ में लिखे हैं बच्चे चार्टर ऑफ मैन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे हर जगह मैन होगा, वुमेन नहीं होगा। दैट शोज कि कहीं ना कहीं यूरोपियन सोसाइटी में वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं मिलती थी, और साथ ही साथ टॉर्च भी है। नेक्स्ट दिखाता है एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, मतलब ब्रोकन सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस या फिर किंग्स, मोनार्की वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनार्की तुम लोगों को पता ही होगा, मोनार्की का मतलब होता है किंग रूल, राइट? तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। बाकी हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि यूटोपियन विजन को दिखाता है, इसमें कुछ लीडिंग नेशंस है जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब लोग जा रहे हैं यूनिफिकेशन की तरफ। अब ये यूनिफिकेशन क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज अदर नेशंस भी उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, रशिया वगैरह। एंड लास्ट में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या, जीसस एंड बाकी आपके सेंट्स वगैरह, एंजल्स, वो ऊपर से अपनी ब्लेसिंग्स को शावर कर रहे हैं। इस तरीके से ये पेंटिंग भी डिस्क्राइब होती है और हमारे यहाँ पे 5 मार्क क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? यस। तो बच्चों चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का एक टॉपिक है, जिसमें आपने पढ़ा कि एक किंग थे लुइस 16, जिसके बाद एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और लास्ट में एक डिक्टेटर आते हैं, और डिक्टेटर पे ही हमने वो चैप्टर शट किया था, राइट? तो वो डिक्टेटर का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे। अच्छा, अब जैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं तो तुम्हें ये भी लगता होगा कि जो नेपोलियन है, ठीक है, नेपोलियन है और इनका बड़ा सा टॉपिक बन जाता है फ्रांस के रिलेटेड, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। पर पता है हम लोग नेपोलियन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बताओ क्या? मैम इक्वालिटी। इक्वालिटी, ओके, नेपोलियन इक्वालिटी लेकर आए थे। और कुछ? ये तो उन्होंने कुछ काम किए थे, बट एक्चुअली में उनकी लाइफ थी क्या? बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ, बैठो। एक जगह है, वहां पे एक बैटल हो रहा था, बैटल ऑफ आर्कोल नाम की जगह है, 1796 की बात है। नेपोलियन को लग रहा था कि उनकी बुरी तरीके से डिफीट होने वाली है। इवन उनकी जो आर्मी थी वो भी पीछे जा रही थी। ठीक है, जैसे तुम्हें डर लगता है ना कि मैथ्स है, एसएससी है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, इसको कैसे कवर करेंगे, तो तुम्हारा भी जो फियर है वो बढ़ता जाता है और तुम पीछे हटने लगते हो। सेम वे में उनकी आर्मी पीछे हट रही थी। ऑल ऑफ सडन नेपोलियन ने क्या किया, जो आर्मी को एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने वहां का फ्रांस का फ्लैग उठाया और आगे बढ़ने लगे, और अपनी पूरी सेना को, आर्मी को बोलते हैं कि जिस जिसको जीतना है वो मेरे पीछे आओ। एंड बच्चों सडनली जो लोग डीमोटिवेटेड थे, जो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर चुके थे, वो नेपोलियन के पीछे चले जाते हैं एंड वो जीतते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे माइंड में होता है फियर, बट एक्चुअली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, जैसे कि उनकी आर्मी ने, नेपोलियन के अंदर था, और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो ऑलमोस्ट पूरा यूरोप कॉन्कर कर लिया था, कितने बड़े ड्रीम्स थे। ठीक है, पर चलो ये तो आपने सीख लिया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, पर आगे बढ़ते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कोई बताएगा व्हाट इज नेशनलिज्म? एनीवन? चलो मैं बताती हूँ। नेशनलिज्म होता है बच्चे लव टूवर्ड्स अवर कंट्री, पर अगर उस नेशनलिज्म में लव के साथ एग्रेशन आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं इंपीरियलिज्म। यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों एक साथ देखने के लिए मिला, और कुछ कंट्रीज नेशनलिज्म के लिए फाइट कर रही थी, वहीं कुछ कंट्रीज इंपीरियलिज्म के ऊपर फोकस कर रही थी, एंड इसकी वजह से टेंशंस बढ़ेंगी और वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक यही बोलता है बच्चे कि नेशनलिज्म क्या होता है, लव अफेक्शन रखना अपनी कंट्री के लिए, साथ ही साथ बाकी कंट्रीज के लिए भी। पर कुछ कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन पावर्स में वो लैक कर रहा था, जिसकी वजह से एक नया वर्ड जनरेट हुआ जिसका नाम क्या है, इंपीरियलिज्म, जिसमें एग्रेशन जुड़ा होता है, मतलब वॉर या एक दूसरे से सुपीरियर बनने की कोशिश। बच्चों आगे इसमें एक टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, पहला डेमोक्रेसी के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट, जिसने इंडिया को भी नहीं छोड़ा। एंड तुम्हें पता है हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े एम्परर बोल सकते हैं हम, कौन? टीपू सुल्तान। वो भी इससे ज्यादा इंस्पायर्ड थे एंड यहाँ के जैकोबियन क्लब के मेंबर भी थे। उन्होंने इवन एक इक्वालिटी का ट्री भी लगाया था। सो बच्चे
एक 5 मार्क क्वेश्चन अगेन, प्लीज फोकस करना बोर्ड पर। ये एक 5 मार्क क्वेश्चन है। ये पूछता है कि फ्रांस इंडिपेंडेंस या फिर कह सकते हो रेवोल्यूशन लाया, रिपब्लिक बना कैसे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि एक कोई भी एम्पायर नेशन कैसे बनता है, कैसे लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि हमारा एक ये देश है, हमें इस देश के लिए फाइट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे उन्होंने कुछ वर्ड्स लेकर आए, जैसे कि ला पेट्रे, ले सिटोयन, जैसे हमारे लिए भारत माता है, सेम वे में इन्होंने भी द फादरलैंड, ले सिटोयन मतलब द सिटीजन, ऐसे वर्ड्स का यूज करा। कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, सब सिटीजन्स। जैसे तुम्हारा इंडिया का एक ट्राई कलर फ्लैग है, यहाँ पर भी एक ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, ठीक है। इसके अलावा एक नेशनल असेंबली बनी बच्चों, ठीक है, स्टेट जनरल नेशनल असेंबली, जो कि देश को चलाने वाली थी, वोटिंग करने वाली थी। हाइम्स ओथ वगैरह ली गई, मार्टियर्स को रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है, पोम्स वगैरह बनने लगी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया। इंडिया का भी एक ही है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग और डिविजन है, नहीं, एक है। तो ये हमें एक बनाता है। साथ ही साथ फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया, इंस्टेड ऑफ लोकल लैंग्वेजेस उनको हटा के एक फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया। अब बच्चों होता क्या है, नेपोलियन ने क्या किया वो समझते हैं। 1804 की बात है। नेपोलियन को लगता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब एक काम करते हैं, कोड पास करते हैं, एक रूल लेकर आते हैं, एक एक्ट पास करते हैं जिसके थ्रू हम खुद को डिक्टेटर बनाएंगे। उन्होंने किया भी, ठीक है। कितनी विल पावर स्ट्रांग होगी ना कि खुद को ही क्राउन पहला लेना कि भाई हम डिक्टेटर हैं, अब हम रूल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एक्ट्स वगैरह लेकर आए। एंड बच्चों ये भी एक आपका 5 to 3 मार्क क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, इन्होंने क्या क्या किया, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि मैम इक्वालिटी लेकर आए थे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अबॉलिश किया बच्चे जितने भी प्रिविलेजेस है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और क्या लेकर आए, इक्वालिटी, जैसा आपने बोला। पहला पॉइंट आपका 5 मार्क क्वेश्चन में ये है। सेकेंड इज राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया, ठीक है, फ्रीड प्रीजेंस फ्रॉम सर्फडम, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन लेकर आए, ओके। इन द टाउन ट्रेड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई, इंप्रूव किया ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को, यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्ड वेटिंग सिस्टम वगैरह आया, ओके। तो ये अगेन आपका 5 मार्क क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेपोलियन की डिफीट कब हुई थी, एनीवन? 1815 at Battle of Waterloo. बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेपोलियन का क्या हुआ, ये किसी को पता है? He was sent to prison. प्रिजन या एग्जाइल, एग्जाइल, ठीक है। 1815 की वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया, या एम्परर्स ने डिसाइड किया कि नेपोलियन को ना यूरोप में तो नहीं रहने देंगे, कहाँ भेजते हैं, एग्जाइल पे भेजते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन में एक छोटी सी आइलैंड है, वहां पे उनको भेज दिया गया विद गार्ड्स। उनको एक छोटे से रूम में बैठा दिया जाए, एक घर दे दिया गया, उनको बोला कि तुम इसको स्केप नहीं कर सकते हो, तुम यहीं रहोगे। उन्हें बस कुछ नहीं दिखता था, क्या दिखता था, सिर्फ समुद्र दिखता था, ओशन दिखता था। अब तुम सोचो कि इतना बड़ा बैटल, इतनी बड़ी डिफीट के बाद किसी को क्या लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी उसके साथ। उन्होंने क्या किया, एक बुक ली, उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी, और उस बुक में पता है उन्होंने क्या मेंशन किया कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती हुई जिसकी वजह से मैं हारा। उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट भी दिया कि मेरी गलतियों से पूरा वर्ल्ड सीखे, ओके। तो बच्चों मैं तुमसे यही कहती हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी किए हुए काम को या वॉर्स को एनालाइज किया कि मेरे से क्या गलती हुई है, सेम वे में तुमको एनालाइज करना होता है ईच एंड एवरी टेस्ट और पेपर को, ताकि तुम पता कर सको तुम किस चीज में वीक हो, तुम क्या मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो, क्या तुम्हें अवॉइड करनी है, समझे। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनसे हमें सीखना है। ये हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें ये बताता है कि हमें इनसे क्या क्या सीखना है, ओके। चलो अब आगे अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे हमने सोसाइटी को, यूरोपियन सोसाइटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो आपकी सेकंड स्टेट है, जिनको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, दे आर जनरली रिच मेंबर्स, जनरली एम्पायर, एम्परर्स वगैरह ये हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाती है, बट यस रिलेट होता है। सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेटिंग क्लास है ये यूनाइटेड है बाय कॉमन वे ऑफ लिविंग। ये जनरली हाई क्लास में है बच्चों। ये फ्रेंच बोलते हैं,
ठीक है, डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के लोग हैं, ये जनरली मैरिज टाई से कनेक्टेड है और न्यूमेरिकली देखा जाए तो इनका नंबर बहुत कम है, तो जनरली ये रिच क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था ताकि आप बाकी चैप्टर में इसको रिलेट कर पाओ। आगे हम बात करते हैं तो एक वर्ड है लिबरलिज्म। व्हाट डज लिबर मीन्स? Free. लिबर मीन्स Free, ma'am. फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पे बच्चे हम फ्रीडम को 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक है बच्चे आपका कौन सा एस्पेक्ट? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। बच्चे पॉलिटिकली देखा जाए तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स का डिवीजन था, वोटिंग राइट्स नहीं थे। सोशली देखा जाए तो वुमेन्स को मैरिज के राइट नहीं थे, डाइवोर्स के राइट नहीं थे और साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। एंड अगर इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो बच्चे बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 11 कस्टम बैरियर्स को पास करना पड़ता था और हर जगह होता था 5% का टैक्स। इसको हटाया गया और एक कस्टम यूनियन आई, क्या नाम था उसका? ज़ोलवेरिन आई, और ज़ोलवेरिन हमारा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे फ्रीडम ऑफ मार्केट को बोला गया है, ज़ोलवेरिन समझते हैं। ज़ोलवेरिन के अंदर कुछ बातें की गई थी, ये कस्टम यूनियन थी बच्चों, और इसमें बोला गया पहला पॉइंट कि हम लोग अबॉलिश करते हैं क्या? टैरिफ बैरियर्स। कितने लोगों के बीच में था ये? 39 फेडरेशंस के बीच में था। रिड्यूस किया गया करेंसी का नंबर कितना? 30 से 2। तुम सोचो कि तुम्हारी कंट्री में अगर इतनी करेंसी होती तो तुम कैसे काम करते, राइट? तुम्हें जगह जगह एक्सचेंज करना पड़ता, राइट? पंजाबी बाग में मोमोज खाने हैं, है ना, सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी है, तो क्या करना है? जगह जगह एक्सचेंज करना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर था, इन सबको हटा के 30 से कितनी करेंसी करी गई? 2। नेक्स्ट बच्चे, रेलवे नेटवर्क सेट किया गया ताकि इजी मूवमेंट हो सके, लोगों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी गई ताकि वो लोग भी मूवमेंट कर सके और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो ज़ोलवेरिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बच्चों ये सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू। एंड आई एम श्योर आपने अब तक किसी ना किसी एग्जाम में इसको देख ही लिया होगा, राइट? अगर हम बच्चों आगे बढ़े तो अब आता है न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव सर्च में आता है कि बच्चों एरिस्टोक्रेट्स की बात हो रही है, बट व्हाई न्यू? क्या है ये न्यू? जो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो एक और बार एरिस्टोक्रेसी डेवलप होगी फ्रांस में या यूरोप में। अच्छा, तो बच्चे कंजर्वेटिव्स वो हैं जो कि थोड़े रिजिड हैं, वो नहीं चाहते कि सोसाइटी में चेंज आए। पर न्यू कंजर्वेटिव्स वो हैं बच्चों जब नेपोलियन की डिफीट हुई। अब स्टोरी समझना, मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी समझाती हूँ। नेपोलियन जब 1804 में पावर में आए, ये हैं बच्चों हमारे नेपोलियन। ये नेपोलियन क्या होते हैं? पावर में आते हैं। ईयर वॉज 1804। 1804 के बाद ये कब तक रूल करते हैं? 1815, जिसके बाद इनको हराया जाता है इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ये अब आप सबको समझ में आ गया। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ये अपने रास्ते चले जाते हैं एग्जाइल पे। पर बाकी जगह क्या होता है? 1815 के बाद फ्रांस में एंड हो रही है डिक्टेटरशिप और दोबारा से किसको लाया जा रहा है? किंग को। और जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था? बर्बन डायनेस्टी। अब सोचो कि बर्बन डायनेस्टी बैठी हुई है कि नेपोलियन ने क्या क्या किया। देख रहे हैं कि नेपोलियन ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है, पर नेपोलियन ने कुछ गलत चीजें भी की है, जैसे इक्वालिटी लेकर आना, उनके अकॉर्डिंग तो गलत ही है ना, ठीक है, फ्रीडम देना। तो इन सब को हटाया जाए, पर जो अच्छी चीजें हैं, मतलब जो इनके फायदे की है, उसको रखते हैं। जैसे कि क्या हो सकती है? करेंसी का रिडक्शन, ठीक है, या फिर रेलवेज, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन बेटर किया है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया है, या फिर टैक्स सिस्टम अच्छा किया है। तो ये सब इनके लिए क्या बोलेंगे? ये तो अच्छी चीजें हैं, इसको रख लेते हैं, पर कुछ गलत चीजें इन्होंने की हैं, वो हटा के हम रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर मतलब वापस लेकर आएंगे किसको? चर्च को, मोनार्की को और सोशल हायरार्की को, ठीक है, मतलब सोसाइटी का फॉर्मेशन ये करेंगे, और ऐसे 2-3 चीजें और ये करेंगे, क्योंकि वो इनके लिए गलत थी, वो इनकी पावर्स को लिमिट कर रहा था। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? न्यू कंजर्वेटिव्स। मतलब कुछ अच्छा तो किया है, पर पुरानी चीजों को
रिस्टोर भी किया। देखो, मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी, सोशल हायरार्की, फैमिली को ये दोबारा लेकर आए हैं और नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसको एज इट इज रखा। ठीक है, जैसे कुछ चीजें जो नेपोलियन की एक्सेप्ट करी इन्होंने, क्या थी बच्चे? फ्यूडलिज्म को जो अबॉलिश किया था। फ्यूडलिज्म क्या होता है बच्चे? एक राजा है, उसकी बहुत छोटी छोटी टेरिटरीज होती है, उसको चांस होता है कि वो टेरिटरीज खो देगा, तो वो वहां पे अपने फ्यूडल्स बिठा देते हैं जो कि टैक्स भी कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आर्मी को भी मेंटेन करते हैं। जैसे किंग वीक होता है तो उस फ्यूडल लॉर्ड को लगता है कि ये एक अच्छा टाइम है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अलग कर लेते हैं, अपना एक अलग एम्पायर बनाएंगे, जिसकी वजह से ना बहुत फ्रेगमेंट्स हो जाते थे, उसको अबॉलिश किया। मॉडर्न आर्मी ये लेकर आए, सर्फडम को अबॉलिश किया, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाई और डायनेमिक इकोनॉमी। ये सब एज इट इज हमारे जो न्यू कंजर्वेटिव्स हैं उनको उन्होंने रखा। तो 1815 में नेपोलियन के बाद अब चलते हैं बच्चों। मुझे पता है आपको थोड़ा सा ना इसमें टाइमलाइन में इश्यू होता है, तो मैं अब आपको बता देती हूँ 1815 के बाद होगा क्या। 1815 से 1848 तक कौन रूल करेगा बच्चे? बर्बन डायनेस्टी। पर अचानक से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराएगा और 1848 में फिर से एक रेवोल्यूशन होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब कुछ होगा, जैसे तुम्हारे फ्रेंड के पास कोई वॉच आ जाए, कोई गैजेट आ जाए, तुम्हें भी वही चाहिए होता है, तो ऐसे ही फ्रांस की इंस्पिरेशन देख के, फ्रांस को इंस्पिरेशन मान के बाकी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इटली, इनका हम फॉर्मेशन देखेंगे। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है मैप पे इस टाइम पे। आया समझ में? यहां तक टाइमलाइन क्लियर है? न्यू कंजर्वेटिव्स। अच्छा, जब बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी साइन हो रही थी, ट्रीटी का नाम क्या है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेशन है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, एक जगह नेपोलियन को बिठाया हुआ है, कहते हैं साइन करो ट्रीटी। तो नेपोलियन जब साइन कर रहे हैं तो एक पर्सन उसको होस्ट कर रहा है, होस्ट का नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिश। ड्यूक मेटरनिश के ऊपर 3 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, एमसीक्यूज। पहला, हु होस्टेड ट्रीटी ऑफ वियना। सेकंड वन बनता है बच्चे क्या? इफ फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस, मतलब अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। मतलब फ्रांस में अगर कुछ भी इफेक्ट्स हो रहा है पॉलिटिकल, सोशल, तो उसका बड़ा इंपैक्ट यूरोप में दिखेगा। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने एक पर्सन के लिए बोला था, गिसिपी मेज़िनी, जो अभी आप आगे पढ़ोगे कि ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर द सोशल ऑर्डर। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी सोसाइटी को बदल सकता है। ठीक है, 3 MCQs। अब यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। जैसे हमारे इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी हुए, राइट, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, अलग अलग तरीके के, भगत सिंह, इसी तरीके से यूरोप को भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज मिले। वन ऑफ देम इज गिसिपी मेज़िनी। अभी जस्ट नाम लिया था हम लोगों ने और इनका नाम आ गया। गिसिपी मेज़िनी के ऊपर शॉर्ट नोट आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली, जिनेवा में इनका जन्म हुआ बच्चों 1807 में। ये मेंबर बनते हैं एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। बस 24 साल के थे, इन्हें किस पे भेज दिया जाता है? एग्जाइल पे। क्यों? क्योंकि किस में थे बच्चे? रेवोल्यूशन इन लिगुरिया में। पर ऐसा नहीं था, इनकी स्पिरिट वहां पे खत्म नहीं होती है, ये वहां से निकलते हैं, यंग यूरोप, यंग इटली जैसी सोसाइटीज बनाते हैं डिफरेंट एरियाज में, और हमारे लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इन्होंने ये बोला था बच्चे कि हम यंग माइंड्स को, यंग बच्चों के अगर अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर दें तो वो आगे जाके एक नेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और इनसे इंस्पायर होके इटली बनेगा भी, एंड बाकी नेशंस भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है फॉर 3 मार्क्स, आ सकता है, अदरवाइज एमसीक्यूज। ओके, चलो अचानक से हम कहीं रिवॉल्यूशनरी पे चले गए थे, वापस आते हैं। 1815 की बात की जाए तो 1815 में एक राजा है जिनका नाम है चार्ल्स टेन। वो बर्बन किंग थे, मतलब फ्रांस के राजा बनते हैं। मैं दोबारा से फ्रांस की स्टोरी रिलेट कर रही हूँ बच्चों। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस के ऊपर कोई किंग नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रूलर नहीं है। क्या किया जाए? दोबारा से एक रूलर को लाएंगे जिनका नाम क्या होगा? चार्ल्स टेन। अगेन बर्बन डायनेस्टी के ये होंगे। ये बहुत टाइम तक रूल करते हैं, फिर इनको रिप्लेस करते हैं लुइस फिलिप। एंड 1848 का टाइम आ चुका है। हंगर, हार्डशिप्स, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। जो क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, सेम चीज यहां हो रही है। ठीक है, पर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एक इंसिडेंट हो रहा है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस के बारे में सुना है? ग्रीस के साथ बच्चों बहुत बुरा होता है। क्या?
इसको कैप्चर कर लिया जाता है बाय वन एम्परर। कौन थे वो? ओटोमन। ओटोमन इसको, नो बिस्मार्क नहीं, ओटोमन, बहुत कंफ्यूजन होता है, बट ये ओटोमन है। ओटोमन एक मुस्लिम एम्परर थे और इन्होंने पूरे ग्रीस को कैप्चर कर लिया। कई 100 साल तक ये ग्रीस उनके अंदर कैप्चर्ड रहा। अचानक से फ्रांस से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं गुसेपी मेज़नी के आइडिया से इनको लगता है कि इन्हें भी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था, इन्हें टाइटल मिलता है बच्चे क्या? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब क्या होता है? बच्चों का जो पालना होता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे क्रेडल मतलब यहाँ के पालने में ही बनी है। जो भी आपकी यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो यहाँ से ही आगे बढ़ी है। तो इन लोगों ने सोचा कि ग्रीस को तो इंडिपेंडेंस दिलाना पड़ेगा। बहुत छोटे पीरियड की इनकी स्ट्रगल थी, फ्रॉम 1821 टू 1832। नेशनलिज्म आएगा अगेन बच्चों। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पोइट्स आर्टिस्ट praised Greece as on the basis of European civilization mobilizes public opinion, ये जो मैंने आपको बताया। और इसमें एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम क्या है? लॉर्ड बायरन। ये एक इंग्लिश पोइट थे बच्चे। इन्होंने वॉर के लिए फाइट किया, फंड रेस करे, पर अनफॉर्चुनेटली ये इंडिपेंडेंस नहीं देख पाए और 1824 में इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ फीवर। पर इनकी जो भी स्ट्रगल थे, जो भी एफर्ट्स थे, उनका एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और ये एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें जीत जाते हैं। अब मैंने बच्चों आपके अंदर एक चीज देखी है कि आप लोग ये स्पेलिंग बहुत बार गलत लिखते हो, पर इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट, उसके बाद इन, फिर लिखना है ओ, और जैसे पोल वाला ओ आगे आ गया है, बाकी ऐसे कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, आज के टाइम की कौन सी सिटी है ये? इस्तानबुल। यस, इस्तानबुल में ये ट्रीटी साइन होती है और फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गया। अभी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, ऑल्दो फ्रांस को दोबारा कैप्चर कर लिया गया, ग्रीस आजाद हो गया है और बाकी नेशंस थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं। क्यों? हम क्यों नहीं रिपब्लिक बन जाते? हमें क्यों अपना लीडर चूज करने की परमिशन नहीं है? तो बस वही से स्टोरी है बच्चों। एक और 5 मार्क और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बच्चे? रोमांटिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? जनरली हमारे अंदर जो फीलिंग होती है टूवर्ड्स नेशन, वो कैसे आती है? या तो पोम्स, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग से आ जाती है, राइट? गूज़बम्स होते हैं जब कोई नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, या ऐसी कोई मूवी देखते हैं इंडिया के पास से रिलेटेड जिसमें हमारे कोई एम्परर की डिफीट हो गई थी बुरी तरीके से, राइट? बुरा लगता है, वो कहीं ना कहीं क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन। फ्लैग हमारा, ये सारी चीजें। अब ऐसी ही फीलिंग डेवलप कराना बाय पोम्स एंड ऑल, ये यहाँ पे आपका 5 मार्क क्वेश्चन है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द दिस टॉपिक, मुझे एक बात बताओ, किस किस को डर लग रहा है मार्क्स कम आए तो? अभी हाफ ईयरली का एग्जाम गया है, राइट? कैसा रहा? किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है? नहीं, थोड़ा सा डाउन हो गया है, राइट? अभी तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर कॉन्फिडेंस तो गिर जाता है अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट होता है तो, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, कितने बच्चों के पास आईफोन है? ये आईफोन देखा है? देखा तो होगा ही। अच्छा, किसने बनाई वो कंपनी? ओके, बस इतना ही पता है, और कुछ पता है उनके बारे में? स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था 1994 में, फिर वापस से उन्होंने कमबैक किया और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया। चलो उनकी स्टोरी समझते हैं बच्चों। वो, उनके पेरेंट्स ने उनको अडॉप्शन के लिए भेज दिया था, फिर वो ना एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, ठीक है? उनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी रही क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इतने वेल ऑफ नहीं थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जब वो कॉलेज गए, ठीक है, तो कॉलेज में उन्होंने क्या किया? फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? क्या सोच के कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे कभी काम नहीं आएगा, ठीक है? वो वहां से निकल गए, कॉलेज ड्रॉप कर दिया। एंड जब उसके बाद उन्होंने फिर कैलीग्राफी सीखी, एंड ट्रस्ट मी, कैलीग्राफी का कोई सेंस नहीं बनना था, पर उन्होंने जो कैलीग्राफी सीखी, उन्होंने वो एप्पल जब बनाया, मतलब जब कंपनी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया, उसमें उनको बहुत हेल्प हुई इससे। फिर उसके बाद क्या था? उन्होंने छोटे से गैराज में अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम भी स्टीवी था, उनके साथ मिलके एक पूरा जो टेक में बहुत अच्छे थे, एक कंपनी सेटअप करी एप्पल के नाम से। पहला कंप्यूटर बनाया एप्पल 1, वो सेल किया एक लोकल मार्केट में। फिर एप्पल 2 बनाया। फिर क्या था? उनके एप्पल की डिमांड बढ़ने लगी, इतना बूस्ट करी उनकी कंपनी, सब कुछ ठीक था। 25 की एज पे मिलियनर थे वो,
ऑन द एज ऑफ 25। सोचो जब वो अपने स्कूल से निकल रहे होंगे, कॉलेज से, सॉरी, जब वो अपने कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर को ड्रॉप करके निकल रहे होंगे तो लोग क्या बोल रहे होंगे, क्या कर रहा है ये लाइफ के साथ, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने बोलते थे कि स्टे फूलिश, वो हमेशा बोला करते थे स्टे फूलिश, ऐसे ही रहो और मतलब सीखते रहो। इसके बाद बच्चे एप्पल बहुत बड़ी बनती है कंपनी और उनकी एक बोर्ड्स की टीम बनती है और उनको 1985 में अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। तुम या हम जैसे कोई भी होता वहां पे क्या सोचता कि मैंने इतनी कंपनी बनाई और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी ही कंपनी अब मेरी नहीं है। आएगा ना ये थॉट कि इतनी बड़ी मैंने कंपनी बनाई और मुझसे सब कुछ ले लिया गया है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। पता है उन्होंने क्या मेंशन किया है कि मुझे जब एप्पल से निकाला गया वो बेस्ट चीज हुई थी, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज वही थी, क्योंकि मैं फिर एप्पल में ही काम करता रहता, कुछ नया सीखता ही नहीं। फिर उनके बाद उन्होंने एक और बच्चे कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट था, जिसमें वो कंप्यूटर्स वगैरह बनाते थे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। और उसके बाद एक उन्होंने कंपनी खरीदी जिसमें एनिमेशन उन्होंने एक एडवांस लेवल पे पहुंचाया। जो तुम एनिमेशन देखते हो ना आज में, उन्हीं की स्टार्टिंग। ठीक है, 1997 में ऑलमोस्ट आफ्टर 12 इयर्स एप्पल की हालत फिर खराब हुई। अब एप्पल जिसने उनको निकाला था वो उनके पास फिर से जाते हैं कि वी नीड यू, आप आओ इस कंपनी के अंदर। एंड व्हाट नेक्स्ट, आज तुम जानते हो एप्पल कहां पर है, राइट? तो वो यही बोला करते थे कि हमेशा सीखते रहो, स्टे कंसिस्टेंस। मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपके मार्क्स मैटर करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो उनका एस्पेक्ट देखो कि एक टाइम पे उन्होंने सोचा होगा कि अब उनकी लाइफ की सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि आगे जाके एक अलग चीज बनने वाली है। वहां से फिर बच्चों आईफोन, आईपैड, ये सब शुरू हुआ। ठीक है, चलो अब रोमांटिक इमेजिनेशन पढ़ते हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या है? ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन में कुछ फिलोसोफर्स के नेम हैं जो आपको मेंशन करने हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर। रोमांटिक इमेजिनेशन है क्या? अगर आता है सपोज ये मेरे क्वेश्चन में, तो मैं पहली लाइन क्या लिखूंगी अक्षत? कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते हैं बच्चे? इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। ये मूवमेंट है बच्चे जिसमें हम लोग फोकस करते हैं हार्ट, इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे। पहली लाइन तो हम इंट्रोडक्शन से खत्म करेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन, फिर हम बताएंगे कुछ हीरोज का नाम जो हमारे जैसे फिलोसोफर थे। क्या नाम है बच्चे? जोहान गॉटफ्रेड हर्ड। इन्होंने 2 वर्ड दिए हैं जैसे कि तास फोल्क और फोल्गिस, वो की रिप्रेजेंट करता है वहां के लोगों को। जैसे तास फोल्क है वो कॉमन पीपल के बारे में बताता है, फोल्गिस वहां के फोल्क कल्चर के बारे में बताता है, पोम वगैरह के बारे में बताता है। सेकंड लाइन आपकी ये रहेगी, सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा। ये ग्रिम ब्रदर्स, जो कि आप प्रिंट कल्चर में भी पढ़ोगे, मैंने आपको जीजी से याद कराया था, ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी। ये बच्चे गांव-गांव जाते थे, इन्होंने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज कलेक्ट की, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि कैसे हमारे रेवोल्यूशनरीज ने फाइट किया। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया ये। आगे बढ़े तो बच्चे आपको इस पे वर्नाकुलर लैंग्वेज से बताना है। जब पोलैंड को रशिया ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था, तब भी वहां के लोकल्स पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, तो उनकी हिस्ट्री बतानी है। समझ में आया? 4 मार्क्स, 4 पॉइंट्स हो गए। लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो आपका बनेगा किसके ऊपर? कैरोल कुर्स्पिंस्की, जो भी है, ठीक है, कैरोल कुर्स्पिंस्की है। ये बच्चे क्या करते थे? नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरास म्यूजिक के थ्रू दिखाते थे। नाम क्या है इनके ओपेरास और म्यूजिक का? पोलिनेज एंड माजुर्का। इस तरीके से आपका एक 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। अच्छा, रोमांटिक इमेजिनेशन ऐसा नहीं है सिर्फ यूरोप का आता है, रोमांटिक इमेजिनेशन ये इंडिया का भी पूछ लेते हैं, तो वहां पे जो तुम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ोगे वो लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बच्चों हंगर हार्डशिप, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। जो सबसिस्टेंस क्राइसिस यूरोप में हुए, फ्रांस में हुए थे इन 1780s, वो दोबारा से 1830s में देखने के लिए मिले। बस फिर क्या था? पॉपुलेशन बढ़ने लगी, हंगर थी, हार्डशिप थी, बैड हार्वेस्ट था, और लास्ट में डिसाइड किया फ्रांस के लोगों ने कि हम करेंगे एक रेवोल्यूशन। 1848 में फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दोबारा एक बार फिर पेरिस में लोग बाहर है। जैसे उस टाइम पे 7000 थे, उसी तरीके से लोग यहाँ पे बाहर। हिस्ट्री पूरी तरीके से रिपीट कर रही थी। उसी टाइम पे लुइस फिलिप बोलते रुको, पिछली बार तो लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया था, मैं इस बार भाग जाऊंगा।
एंड ये चले जाते हैं, पूरी तरीके से हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। नेशनल असेंबली आती है और फ्रांस हो जाता है रिपब्लिक और वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। फ्रांस, इफ फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। यहाँ फ्रांस बन रहा है रिपब्लिक तो पूरे यूरोप में क्या होगा? कोल्ड होगा, राइट। उसका पहला एग्जाम्पल है जर्मनी, पहला एग्जाम्पल है जर्मनी। और यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे बच्चे, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन अगेन, ठीक है। था क्या इसमें वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। इसके कुछ फेजेस हैं बच्चों। जब भी आप जर्मनी की स्टोरी समझते हो तो देखना 1848 में फ्रांस में कुछ हुआ है ना, फ्रेंच आपका फ्रांस रिपब्लिक हुआ है, एक और रेवोल्यूशन। दूसरा पीरियड बच्चे यहाँ पे हम जो मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं 1864, और तीसरा पीरियड हमारा जो मार्क करते हैं यहाँ पे वो मार्क करते हैं 1871। 1848 में बच्चे फ्रांस के रिपब्लिक होते ही एजुकेटेड मिडिल क्लास सोचती है चलो हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कहाँ का? किस एम्पायर की बात हो रही है? पर्शिया। कहाँ की? पर्शिया। ये एक एम्पायर है जिसके राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम। वो आराम से रूल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लोग क्या प्लान कर रहे हैं। अचानक से बच्चे एजुकेटेड मिडिल क्लास उठती है, एक चर्च में मिलते हैं। चर्च का नाम क्या है? सेंट पॉल्स। सिटी का नाम है फ्रैंकफर्ट, उसी से नाम पड़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये लोग मिलते हैं, इलेक्शंस कराते हैं, 831 मेंबर्स इलेक्ट भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बना के डिसाइड करते हैं कि हमारा राजा कौन रहेगा? फ्रेडरिक विलियम जो है, पर उनको हम एक रूल्स की बुक दे देंगे जिसके हिसाब से वो चलेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर क्या था, अब ये प्रपोजल लेके जाएंगे जिसके पास भाई जो राजा बनने वाला है उनके पास जाते हैं, कहते हैं सर प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने मना कर दिया और बोला कि मैं खुद से क्राउन पहनूंगा, मैं गॉड की तरफ से क्राउन पहनूंगा, मैं गटर से उठा के क्राउन नहीं पहनूंगा, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। किसके लिए? एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए। उन्होंने रेवोल्यूशन किया और उस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ whom? जंकर्स। अच्छा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अगेन वुमेन की बात करें तो वुमेन को किस चीज का स्टेटस दिया गया था? ऑब्जर्वर, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। फिर क्या था बच्चों, ये सप्रेस हो जाता है मूवमेंट, पर फ्रेडरिक विलियम के माइंड में ये था कि उनको आगे जाके ये रिवॉल्ट और फेस करना पड़ सकता है, तो उन्होंने अपने सीएम को बुलाया। कौन थे सीएम? ओटो वन बिस्मार्क। अच्छा, ओटो वन बिस्मार्क के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है, पर एक बात पता है कि ये बहुत जिद्दी थे। जब ये स्कूल में थे तो इनको मैथ समझ नहीं आती थी, तो इनकी मैथ के टीचर ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम सिंपल मैथ्स नहीं समझ पाओगे। और उनका नेचर कैसा था? बहुत जिद्दी। क्या तुम में से कोई जिद्दी है? लगता है पेरेंट्स किस किस के बोलते हैं बहुत जिद्दी है। पता है जिद ना सबसे अच्छा कैरेक्टर होता है पर्सन का, सबसे अच्छी चीज होती है हमारे अंदर जिद, अगर सही डायरेक्शन में है तो। पता है जिद्दी इंसान को ना हराया नहीं जा सकता। ओटो वन बिस्मार्क के अंदर सबसे ज्यादा यही था कि इनके अंदर बहुत जिद थी। इसी जिद को लेकर बच्चे इन्होंने डिसाइड किया कि डिफीट नहीं फेस करेंगे। अब पर्शिया की यूनिफिकेशन के लिए 7 इयर्स कितनी कंट्रीज के साथ? 3 कंट्रीज। कैसे याद रखते हैं हम? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। एंड फाइनली 1871 में एक कंट्री बनती है जिसका नाम क्या है? जर्मनी। जर्मनी बनी तो वहां पे करेंसी क्या होगी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या होगा? तो फिर क्या था, जो भी चीजें बच्चे पर्शिया में थी वो कॉपी पेस्ट कर दी गई। कहाँ? जर्मनी। इस तरीके से हम यहाँ पर एक 5 मार्क क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मैं एक बार आपको नोट्स में दिखा देती हूँ कि कैसे है ये बच्चों। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के लिए मोनार्की रहेगी। किंग कौन थे बच्चे? फ्रेडरिक विलियम। स्पेलिंग्स याद रखना किंगडम्स की, किंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स डिडक्ट कराती है यहाँ पे ये, ठीक है। ये पार्लियामेंट था, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, चर्च बोलेंगे। सेंट पॉल्स चर्च है। देखो यहाँ पे जितनी ये दिख रहे हैं ये सब क्लैप करने के लिए है, वुमेन है। यहाँ पे नीचे इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखो ये है ओटो वन बिस्मार्क। 3 years 7 years with 3 countries, ठीक है, वॉर था इनका। फाइनली यूनिफिकेशन होता है, विलियम 1 को राजा बनाया जाता है। प्लीज ये याद रखना, ये थे काइजर विलियम 1, ठीक है। ये आपका यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। जो भी चीजें थी जैसे कि करेंसिंग, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, सबके सब कहां से कॉपी किए गए?
बिकॉज हु लीड द यूनिफिकेशन? पर्शिया, इसीलिए सब कुछ वहां का था। ऐसा कुछ उस टाइम का मैप था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हमारी बूट शेप कंट्री, बूट मतलब शू जैसी दिखने वाली एक कंट्री, मेडिटेरियन सी के पास ये पड़ती है। पर अगर हम इसकी बात करें तो जब इटली की स्टोरी समझे तो बच्चे, जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था ना, बहुत पुरानी कहानी है, इटली के साथ बहुत बुरा हुआ है। बुरा कब हुआ? 1815 में। 1815 में नेपोलियन ने यहाँ पे बहुत कुछ कैप्चर कर लिया था। जब वो हारे तो ट्रीटी ऑफ वियना में उनकी सारी चीजों को डिवाइड किया गया, टेरिटरीज को डिवाइड किया गया। तो बच्चे इटली की कोई गलती नहीं थी, पर इटली को फिर भी अपना नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रिया को देना पड़ा, सदर्न पार्ट बर्बन किंग ऑफ स्पेन को देना पड़ा, और बीच में पैपल स्टेट। और यहाँ के जो नेटिव हाउस था वो सिर्फ छोटे से एरिया में लिमिट हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एरिया का नाम क्या था? सार्डिनिया पेडिमेंट, जिसपे एक रूलर थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल गिउसेपी मैज़िनी के बारे में पढ़ते थे कि हमारे एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने इतनी सारी बातें कही थी, क्यों ना जर्मनी भी यूनिफिकेशन कर रहा है तो हम भी यूनिफिकेशन कर ही लेते हैं। बस फिर ज्यादा बच्चे इन्होंने यूनिफिकेशन किया है। बट उससे पहले जब भी हमारा 5 मार्क क्वेश्चन में क्या आएगा तो हम इंट्रोडक्शन देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इसको लिखते हो तो आपको इसको फ्रेम करना है पॉइंट वाइज। सबसे पहले इटली का इंट्रोडक्शन देखो। 19th सेंचुरी में कितनी स्टेट्स बच्चों? आउट ऑफ विच ओनली सार्डिनिया पेडिमेंट जो थी वहां के प्रिंसली हाउस से रूल की जा रही थी। बाकी देखो ये वहां के आपका हाउस ऑफ सेवर मतलब वहां के रूलिंग है। लैम्बोर्डे मतलब ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, बेसिकली नॉर्थ पार्ट, पैपल स्टेट पोप, और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, एक आइलैंड भी है वहां पे, स्पेन। गिउसेपी मैज़िनी के आइडिया से ये बेस थे। और हु लीड दिस? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के साथ जैसे वहां पे ओटोमन बिस्मार्क थे, यहाँ पे भी 2 पर्सनैलिटी आती हैं, एक है काउंट कैवियर और एक है गिउसेपी गैरिबाल्डी। क्या बोला मैंने? गिउसेपी गैरिबाल्डी, मैज़िनी नहीं, गैरिबाल्डी हैं। ओके, गैरिबाल्डी को बच्चे स्पेनिश बहुत अच्छी आती थी, तो कहाँ भेजा जाएगा उनको? स्पेन, मतलब स्पेन तो नहीं, स्पेनिश रीजन में, ठीक है। और हमारे जो काउंट कैवियर हैं वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी अलायंस बनाते हैं, उनको भेजा गया नॉर्थ। 3 साल लगे और हमारा इटली बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जब गिउसेपी गैरिबाल्डी वहां जाके स्पीच दे रहे थे पीजेंट्स के बीच में स्पेन में, बोल रहे थे कि देखो हमें ना एक देश बनाना है, ला टेलिया बोल रहे थे। तो वहां के लोग इतने इनोसेंट थे कि उनको लग रहा था ला टेलिया ना विक्टर इमैनुअल की वाइफ है और वो खो गई है, किडनैप हो गई, तो हमें उसको ढूंढना है। एंड बस फिर क्या था, वो उनके पीछे पीछे जर्नी में चल दिए, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है, एक्चुअली में यही हुआ था, ठीक है। विक्टर इमैनुअल बोलते हैं 3 मेंस इन द यूनिफिकेशन। गिउसेपी मैज़िनी से इंस्पायर्ड है, काउंट कैवियर इन एक्शन एंड गिउसेपी गैरिबाल्डी इन स्पेनिश रीजन। क्लियर? ऐसी कंट्री है बच्चे, बाद में कुछ इस तरीके की दिखी। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, अब हम इसको कैसे भूल सकते हैं जैसे हमारे ऊपर इतने साल तक रूल किया। तो चलो इनकी बात करते हैं। ब्रिटेन, एक्चुअली में ब्रिटेन कब बना? ये तो एक इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने अपने आसपास के देशों पर नजर डाली तो उसको वेल्स दिखा, वेल्स के बाद उसको स्कॉटलैंड दिखा, स्कॉटलैंड के बाद आयरलैंड। ब्रिटेन ने कभी भी इंटेंशनली कैप्चर नहीं किया, उसको जब मौका मिला उन्होंने बस अपनी पावर का यूज किया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों वेल्स पे, जो कि बहुत पहले कुछ 13th सेंचुरी के समथिंग कैप्चर कर लिया था 1812-82 में, ठीक है, वेल्स को। बट फॉर्मली इन्होंने 1536 मतलब 1536 में वेल्स को पूरी तरीके से कैप्चर किया। वेल्स को अपना हिस्सा बनाते ही बोले हम हैं ब्रिटेन, ठीक है। फिर ये स्कॉटलैंड की तरफ गए, स्कॉटलैंड से बोलते हैं तुम्हें कुछ परेशानियां हो रही हैं पॉलिटिकली डील करने में, तो क्यों ना तुम हमारा हिस्सा बन जाओ। और इन्होंने फिर क्या किया बच्चे, 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करके स्कॉटलैंड को अपना हिस्सा बना लिया और अपना नाम बोला द ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला? द ग्रेट ब्रिटेन। अभी भी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ 100 साल मतलब 90 ईयर्स तक शांति रहती है। अचानक से ये आयरलैंड में देखते हैं कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है। तो वो किसकी हेल्प करेंगे, कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट्स? नो, लगता है कि प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करेंगे। बच्चों अगर प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करते तो कैथोलिक तो ऑलरेडी वहीं पे बेस्ड है ना, वो उनको वहां पे रूल नहीं करने देते। ऐसे ही है, किसकी हेल्प करी?
नहीं, हाँ प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी, दे हेल्प प्रोटेस्टेंट्स। पर कैथोलिक जिन्होंने इसको रिपेल किया था वो कौन थे? वोल्फ टून। 3 साल तक, और लास्ट में बच्चे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन सक्सेसफुल होता है, और 1801 में आयरलैंड भी इनका हिस्सा बना। तो इन शॉर्ट में अगर आपको एक स्लाइड पे दिखाऊं तो बच्चे 1688 में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनते हैं, पर इससे पहले ये कुछ कर चुके हैं। क्या? 1536 में ये अपने आप को वेल्स के साथ जोड़ लेते हैं। 1688 में ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। उसके बाद देखें 1707 में इनके पास बच्चों कौन आता है? स्कॉटलैंड। एंड कुछ टाइम बाद इन 1801 ये किसको पार्ट बना लेते हैं? आयरलैंड, और अपने आप को नाम देते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम यूके। ठीक है, आया समझ में? दिस इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे देखो आपने लिखा हुआ है वुल्फ टोन एंड इज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में फाइट करते हैं, बट एट लास्ट, अच्छा पूरा आयरलैंड नहीं, नॉर्थ ऑफ आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड रीजन। अच्छा यहाँ से कुछ एमसीक्यू बनते हैं। इन्होंने जो फ्लैग बनाया ना, इनका पहले ऐसा फ्लैग था ही नहीं, ठीक है। इन्होंने हर जगह से थोड़ा थोड़ा आपका फ्लैग लेकर इस तरीके का फ्लैग बनाया है, ठीक है। जैसे ये रेड वाला जो पार्ट है ये स्कॉटलैंड का है, ये वाला जो हिस्सा है ये इन्होंने आयरलैंड से लिया और इस तरीके का फ्लैग बनाया। इस फ्लैग का इन्होंने नाम रखा है क्या? यूनियन जैक। आपका एक एमसीक्यू है, कोई डाउट है? नेक्स्ट, इन्होंने अपने नेशनल एंथम बनाया, क्या नाम है उसका? गॉड सेव अवर नोबल किंग। अगेन अ एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये स्टोरी होती है खत्म हमारे नेशंस की, पर एक एलिगेरी जिसे आप रोमांटिक इमेजिनेशन में भी यूज कर सकते हो। एक फीमेल फिगर को यूज करना अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ह्यूमंस की ये नेचर होता है बच्चों, जिस चीज को हम पर्सनलाइज कर लेते हैं वो हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं। बस यही ये चीज इन्होंने की। इन्होंने बच्चे एलिगेरीज बनाई, फीमेल फिगर्स का यूज करा। 2 बहुत फेमस एलिगेरीज है, इंडिया की भी है भारत माता। सेम वे में बच्चे फ्रांस की थी मेरियन एंड जर्मनी की थी जर्मेनिया। अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करो तो उनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। एलिगेरी एक सिंबलिक लिटरल एक्सप्रेशन है ऑफ एन आइडिया। मैरियन की बात करें, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, फ्रांस नेशन की दिखाती है बच्चे। इनके अगर आप क्लोथ्स को देखो तो वो वही है जो फ्रांस के फ्लैग में यूज हो रही है। नीचे ब्रोकन चेन पड़ी हुई है जो फ्रीडम को दिखा रही है। ये राइट है, जैसे आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक स्टैच्यू जिसमें वो एक बुक को लेकर होते हैं, है ना। बुक क्या है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेम वे में इनके यहाँ पे राइट्स लिखे हुए हैं। ये रेड फ्लैग जो है, रेड कैप जो है, ये किसको दिखाता है? स्लेव फ्री, ठीक है। मेरियन के बारे में बच्चों आपकी 9th में ज्यादा था, 10th में नहीं है। अगर हम 10th की बात करें तो यहाँ पे आपका जर्मेनिया के बारे में ज्यादा है। ये पूरा एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। इनका नाम है जर्मेनिया। अगर हम इनके स्टैच्यू को देखें, इसे छोड़ देते हैं, इनके पिक्चर को देखें तो हम यहीं से सारी चीजें याद रख सकते हैं। बच्चे एक स्वर्ड है, स्वर्ड को क्या दिखा रहा है? रेडीनेस टू फाइट। उसके साथ लीफ है, वो दिखाता है हम शांति बनाए रखेंगे, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो वी आर रेडी टू फाइट। दूसरा क्या है यहाँ पे? ब्रोकन चेन्स, जो कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लैग है, एक फ्लैग है, ठीक है, यस। बाकी जर्मनी को दिखाता है। जो इनका बच्चे ये ब्रेस्ट प्लेट, उन्होंने ईगल बना हुआ है। ब्रेस्ट प्लेट पे ईगल क्या शो करता है? ब्रेवरी, करेज। और पीछे से सन रेज आ रही है जो कि एनलाइटमेंट को दिखाती है, दैट फ्यूचर ब्राइट है। इस तरीके से ये यहाँ पे आपका ये तैयार होता है। अगर इसको वैसे, अच्छा एक और चीज हमने मिस कर दी, इनका क्राउन। क्राउन बना हुआ है किससे? ओक लीफ से, जो कि हीरोइज्म का सिंबल है। और इस तरीके से बच्चे आपकी एलिगेरी कंप्लीट होती है। पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाल्कन्स रीजन। एक और आपका 5 मार्क एंड लास्ट टॉपिक, राइट। बाल्कन्स रीजन क्या था? यूरोप की बीच की बच्चे कुछ टेरिटरीज थी। इनको काफी सारे नेशंस ने, बड़ी बड़ी पावर्स जैसे ऑस्ट्रिया, ठीक है, या फिर आपका फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने इसको कैप्चर किया हुआ था। तो दे वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब उनके पॉइंट से समझा जाए, ये पिंक कलर रीजन ये नेशनलिज्म की बात कर रही थी, पर बाकी बड़ी कंट्रीज इसको लीव नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो इंपीरियलिज्म शो कर रही थी। बच्चों यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है। दे स्टार्टेड फॉर नेशनलिज्म, ये ग्रुप बनाते हैं, बाकी और कंट्रीज के साथ अलायंस करते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट होता है आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये था आपका बाल्कन्स रीजन, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना।
ओके सो बच्चों अब आता है बोर्ड एग्जाम्स, राइट। मैं अगेन दोबारा से बोलूंगी, आपके एसएसटी जैसा सब्जेक्ट, किसी को डर लगता है एसएसटी से? कुछ बच्चों को लगता है, यस। एसएसटी से डर का क्या रीजन है? हम इसको समझते हैं कि रटने जैसी चीज है, पर एक्चुअली में ये कुछ किंगडम्स की स्टोरी है, ठीक है। जितना आप इससे पीछे भागोगे ये उतना ही ज्यादा बड़ा बनता जाएगा, इतना ही बड़ा ये फियर बन जाएगा, ठीक है। फियर एक्चुअली में यहाँ होता ही नहीं है, फियर हमारे माइंड में होता है। अगर जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, आपने भी पढ़ी होगी, होप सो। एटॉमिक हैबिट्स में एक बात लिखी गई है कि अगर हम 1% भी बढ़ते हैं तो हम कुछ तो बढ़ रहे हैं, राइट, कुछ तो बढ़ रहे हैं। देखो मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि बच्चे हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्चुअली में जो डिसाइड करते हैं वो हमारे एफर्ट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डराता है, वेदर इट्स एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट, उसको सबसे ज्यादा पढ़ो। जितनी बार ज्यादा रिवीजन करोगे उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन किए एंड होप आप भी ये करोगे, पर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। हमेशा हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। कितना रिवाइज करना है, कितने टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं। जैसे कि अगर आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत अच्छे से 5 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, तो जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको अगर यूनिफिकेशन सारे कंट्रीज का अच्छे से आ गया, ग्रीस का, फ्रांस का, सॉरी फ्रांस का ये ऑब्वियसली रिपब्लिक, या फिर जर्मनी का, इटली का, तो आप बाकी टाइम रिवाइज करते इसे मिस कर दो। या रोमांटिक इमेजिनेशन आता है तो बाकी उसको पढ़ो फिर उसको मिस कर दो। और सबसे बेस्ट वे होता है रिवीजन का, वो होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। एंड डेफिनेटली आगे लेक्चर्स में मैं आपके सारे डाउट सॉर्ट आउट करूंगी। सो कीप वर्किंग हार्ड and keep studying.